दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वर्ष 2021 का ये प्रश्न पत्र आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि हम पुराने प्रश्न पत्रों की एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमने यूपीपीसीएस के मेंस के जनरल हिंदी के प्रश्न पत्र को देखा था। तो यहाँ भी हमारा कुछ प्रोग्राम वैसा ही है। हम समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो मुख्य परीक्षाएं पीछे हो चुकी हैं, आयोजित की जा चुकी हैं, उनके पुराने प्रश्न पत्रों को लेकर चल रहे हैं। ये सामान्य हिंदी के परंपरागत प्रवृत्ति के प्रश्न पत्र हैं। परंपरागत का मतलब यह है कि एक परंपरा स्वरूप आपको इसमें लिखना होता है, अपनी मौलिक अभिव्यक्ति और अपने लेखन कौशल का परिचय देना होता है। हालांकि लेखन कला आपको निबंध में भी दिखानी होती है, तो निबंध के लिए मार्गदर्शन और निबंध के जो पीवाईक्यूज हैं वो अलग मिलेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम कुछ पुराने जो प्रश्न पत्र हैं उनका अध्ययन करेंगे और ये सामान्य हिंदी के लिखित परीक्षा जो होती है उसकी बात हो रही है। बहुविकल्पी वाला तो आप जानते ही हैं, उसमें नपातुला सिलेबस होता है, लिखने में ही सारा दारोमदार है और यहीं पर फैसला होता है कि चयन किसका होगा और कौन बाहर होगा। तो जैसा कि आप प्रश्न पत्रों की प्रवृत्ति जानते हैं, वर्ष 2021 से आरंभ करके हम पीछे की ओर जाएंगे। हालांकि तरीका तो ये होता है कि हम पीछे से आगे की ओर आए, लेकिन यहाँ पर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम अख्तियार कर लिया है। सबसे लेटेस्ट वाला हम देखते हुए पीछे की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, 2 घंटे 30 मिनट यानी कुल मिलाकर 2.5 घंटे का समय होता है। अच्छा बताइए, 2.5, पौना, सवा, ये सब जो है ये क्या है? मतलब किस प्रकार के विशेषण हैं, ये किस तरह के विशेषण की कोटि में आते हैं? यहाँ पर संख्यावाचक या परिमाणवाचक वाला आंसर आपको नहीं देना है। अगर आप टेलीग्राम पे ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने डिस्कशन ग्रुप में उत्तर दीजिएगा और वहाँ पर आपको मोटा इसका नहीं बताना है कि ये संख्यावाचक है कि परिमाणवाचक है। जो संख्यावाचक और परिमाणवाचक के भी प्रकार होते हैं ना विशेषण में, वो आपको बताने होंगे। जैसे कि ये पूर्णांक बोधक है, आवृत्तिवाचक है, क्या है, समुच्चय बोधक है, मतलब उसमें से आपको पकड़ना होगा। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगर आप इस प्रश्न को सुन रहे हैं और उत्तर देने के इच्छुक हैं, सुविधा आपके पास है। अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, और टेलीग्राम के माध्यम से अगर देख सुन रहे हैं और पेड ग्रुप के मेंबर हैं तो आप अपने डिस्कशन ग्रुप में उत्तर दे सकते हैं मुझे टैग करके। फिलहाल तो यहाँ 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलता है, जो कि पर्याप्त होता है। सामान्य हिंदी और आलेखन का ये प्रश्न पत्र इतना इस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है कि 2 घंटे में आपका पूरा हो जाएगा। बाकी जो 30 मिनट है ना, उसमें आपके पास अपनी भूल सुधारने का और कुछ गुणवत्ता इसमें जोड़ने का एक पर्याप्त अवसर होता है। हालांकि अगर आप मजे हुए खिलाड़ी नहीं हैं, आपने बार बार मेंस का अनुभव नहीं प्राप्त किया है, तो संभव है कि आपके पास अंतिम में सिर्फ 10 मिनट बचे, तो वो भी सफिशियंट है। लेकिन ये समय मोर देन इनफ होता है। इसमें अगर आप इत्मीनान से लिखते हैं, प्रत्येक चीज़ के साथ सही तरीके से न्याय करते हैं, चीज़ों को ठीक ढंग से पढ़ते हैं, गद्यांश को भली भांति पढ़कर निष्कर्ष निकालते हैं, तो आपको बहुत अच्छे अंक भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि लिखित परीक्षा है तो यहाँ नंबर पूरे के पूरे आपके कट जाते हैं, अच्छे अंक मिलते हैं। और आप ही में से बहुत सारे कैंडिडेट वो कोई ऊपर से स्पेशल गढ़ कर नहीं आते, अभ्यास करते हैं, बेहतर अभ्यास करते हैं, अपने आप को उस हिसाब से व्यवस्थित कर लेते हैं परीक्षा तक कि वहाँ उनका लेखन कौशल बेजोड़ हो जाता है। तो ये सारी चीज़, सारा जो खेल है ना, ये अभ्यास का है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप बेहतर होते जाएंगे। वो दोहा आपने सुना ही है, करत करत अभ्यास थे। तो यहाँ देखें, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, कोई विकल्प आपके पास बचने का इसमें नहीं है कि बहुत सारे ऑप्शन हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अधिकतम जो अंक आपको मिलने वाले हैं वो 100 हैं, तो 100 में 100 किसी को नहीं मिलते, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि स्कोर आपका अधिकतम रहे, अपनी ओर से संपूर्ण प्रयास करना है। और बाकी जो प्रश्नों के अंक हैं वो निर्धारित हैं और उसके सामने लिखे हुए हैं। एक चीज़ और है कि जो प्रश्न पत्र में आप देखते हैं ना, पत्र लेखन वाला अनिवार्य रूप से आपके समीक्षा अधिकारी वाले प्रश्न पत्र में रहता है। पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न रहते हैं, सारणीबद्ध तरीके से भी लिखना होता है, तो उसमें तो आपको लिखा लिखाया पत्र मिल जाता है। जो अपनी ओर से लिखने होते हैं, मतलब 3 क्वेश्चन आते हैं, एक ही प्रश्न के 3 खंड कर दिए जाते हैं, तो वहाँ पर किसी तरह के नाम, अनुक्रमांक या किसी भी व्यक्ति का परिचय या पता इत्यादि नहीं लिखना है। तब जब तक नहीं लिखना है तब तक कि आयोग आपको ना दे, मतलब आयोग अपनी ओर से कोई नाम, आपको काल्पनिक नाम दे रहा है कि अच्छा फला व्यक्ति को लिखिए, तब आप लिख सकते हैं, तब तो आपको शामिल ही करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे आप सांकेतिक जो कोड होते हैं, अ ब स क ख ग, ऐसे ही इस्तेमाल करिएगा और किसी भी तरह का हस्ताक्षर मत करिएगा। हस्ताक्षर के लिए जो जगह है ना, उसको खाली छोड़ दीजिएगा। तो ये एक सामान्य अनुशासन की बात है, नहीं तो इससे नंबर कट जाते हैं। तो ये हमारा प्रश्न पत्र था वर्ष 2021 का। पेपर को सॉल्व करना ये बहुत आसान काम है। बहुत सारे पब्लिकेशन जो है वो पुस्तकें छापते हैं और उसमें पूरा हल करके आपको दे देते हैं, लेकिन हल करते समय आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? मतलब पेपर ऐसा ही आएगा ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है और नहीं आएगा। हर बार कुछ न कुछ नया होता है। जैसे अब ये अपठित गद्यांश है तो हर बार नया होगा। इसमें अगर हम चाहें कि इसी गद्यांश को रट कर इसकी एक एक व्याख्या को बढ़िया से तैयार कर डालें तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो मूर्खता है।
सेम वही चीज़ है पत्र लेखन में भी। अगर हम ये चाहें कि पत्र के सारे प्रारूप जो इसमें दे रखे हैं वही हम सिर्फ रट जाएं और उसी में से फंस जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई ग्रेजुएशन और पीजी वाला सॉल्व पेपर नहीं है कि उसमें से आप पिछले 3 साल का उठाकर रट लेंगे तो आपको पास होने पर नंबर मिल जाएंगे। यहाँ हर बार नया होता है, नए प्रयोग आयोग करता है, इसलिए आपको तरीका सीखना है, ट्रेंड सीखना है कि आयोग किस ट्रेंड में जाकर प्रश्न पूछता है, कैसे ढंग के मतलब किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पीवाईक्यूज़ का यही उद्देश्य होता है। पीवाईक्यूज़ का ये उद्देश्य नहीं होता है कि आपको प्रश्न गेस करके दे दे कि यही आएगा। इतने बड़े स्तर की परीक्षा में, इतने ऊंचे स्तर की पोस्ट में प्रश्न गेस कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है। पेपर लीक करवाने वालों की बात अलग है, ठीक है। तो अगर कोई ईमानदारी से तैयारी कर रहा है तो गेस नहीं करता है, सिर्फ जो आयोग का पैटर्न है उसको पहचानने का प्रयास करता है कि इस तरीके से पेपर को सेट किया जाता है। तो हम भी अपनी जो तैयारी है उसका तरीका वही रखेंगे। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, तरीका सीखना है। और तरीका आप कैसे सीखेंगे आइए देखते हैं। यहाँ एक पैराग्राफ दिया हुआ है। अब कोई भी गद्यांश आपको दिया जाए, गद्यांश का मतलब गद्य का एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा नहीं है, मध्यम आकार का है, आप देखें इसका साइज ठीक ठाक। तो अब इसे आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ आपके धैर्य की भी परीक्षा होती है। बहुत सारे लोग उतावले हो जाते हैं, उनकी रीडिंग स्किल काफ़ी अच्छी होती है, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और बहुत सरसरी निगाह से वो पूरे अखबार को कुछ मिनटों में पढ़ने में सक्षम होते हैं। और जो मोटी मोटी हेडलाइन है वो बता भी देंगे कि अच्छा यहाँ पर ये वाली हेडलाइन थी, यहाँ पर ये बात लिखी हुई थी। लेकिन यहाँ मैटर थोड़ा दूसरा है। यहाँ आपको उसका जो मूल मंतव्य है वो समझना है। असल में यहाँ जो पंक्तियाँ आपको लिखी दिखाई देती हैं उनका गहन अर्थ होता है। वो सिर्फ जो दिखाई देती हैं उतना ही उसका अर्थ नहीं होता। जैसे कहा गया कि शिक्षा का अर्थ है जीवन सीखने की कला। तो अब ये तो सामान्य लाइन है, आप कह देंगे कि अच्छा ये पहली ही पंक्ति में लिखा हुआ था, हमने ठीक से पढ़ा है। लेकिन इसका जो अर्थ है उसे स्पष्ट करना हो, तब व्याख्या करना हो, तो आप जब इसका मंतव्य समझेंगे तभी न कर पाएंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ चिंतन करना पड़ता है। साहित्यिक कोई भी चीज़ होती है ना, चाहे अंग्रेजी का ही साहित्य क्यों ना हो, उसमें भी जो प्रोज होता है वहाँ भी आपको जो उसका गहन मतलब है, अंदर छिपी हुई जो मूल भावना है उसको निकाल कर बाहर करना होता है, तब जाकर मज़ा आता है, तभी जाकर जो गद्यांश है ना वो जीवित होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना है। और ध्यान से पढ़ने का मतलब एक बार नहीं, एक से अधिक बार, कम से कम 3 बार, ठीक। और अगर आप अभ्यास नहीं किए हैं ठीक से, या बढ़िया आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आप उतने मजे हुए खिलाड़ी नहीं हैं, तो आपको 4 से 5 बार पढ़ लेना चाहिए। इससे कोई नुकसान नहीं है, इससे ऐसा नहीं है कि आपका पेपर छूट जाएगा। 4 से 5 बार भी अगर आप पढ़ते हैं, गद्यांश में इतना टाइम अपना इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे आपको कोई घाटा नहीं लगने वाला है, बल्कि एक अच्छा आपके पास जो शब्दकोश है, या ये कहा जाए कि विचारों की एक बढ़िया पोटली आपके पास इकट्ठी हो जाएगी। फिर आपको गद्यांश के किसी भी प्रश्न को समझने में असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, ये सीक्वेंस में जो कॉपी आपको मिलेगी उसमें पहले नंबर पर है। और यहाँ पे पहले ही प्रश्न में आपके पास ये भरपूर अवसर होता है, सुनहरा अवसर होता है कि आप अपनी मौलिक अभिव्यक्ति को दिखाइए, आप अपनी जो वैचारिक क्षमता है उसका परिचय परीक्षक को दीजिए। बाकी चीज़ें तो रटंत हैं, सब में रटने वाला काम करना है। पत्र लेखन में हालांकि कुछ जगह अपनी मौलिकता और अपने कौशल का परिचय दिया जाता है, लेकिन फिर भी पत्र का एक तयशुदा प्रारूप होता है। चाहे वो आप प्रतिवेदन लिख रहे हो, टिप्पण लिख रहे हो, या कोई भी पत्र का सरकारी, अर्ध सरकारी, स्मारक, अनुस्मारक जो भी कुछ है, वो सारे प्रारूप तय हैं। आयोग ने पहले से डिसाइड किए हुए हैं, या पत्र के प्रारूप बनाए गए हैं। वैसे आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते, आप उसमें अपनी ओर से कुछ नया इनोवेटिव नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ आप जो सारांश लिखने के लिए कहा गया है उसमें बाकियों से अलग लिख सकते हैं, बाकियों से सटीक और बेहतर लिख सकते हैं। व्याख्या में अपना निजी दृष्टिकोण दिखाकर आप एक स्वस्थ मानसिकता का परिचय दे सकते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ से कि आप दूसरों पर बढ़त हासिल कर सकते हैं, ठीक है। कहने के लिए ये गद्यांश जो है, ये इसका नंबर का वेटेज अगर आप देखें तो कुछ खास नहीं है। बाकियों में भी, अब जैसे पत्र लेखन में ही आप देख लीजिए कि अकेले इसमें जो सारणी रूप है उसी में 15 नंबर आपको मिलता है, और यहाँ नंबर कटते भी नहीं है। सारणियन में आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाते हैं, 15 पूरे ना भी मिले तो मैक्सिमम मिल जाते हैं अगर आप ठीक ढंग से करते हैं। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ देखिए ये 3 नंबर आपको शीर्षक के लिए मिलेगा, क्या धरा हुआ है इसमें। यूपीपीसीएस का जो मेंस होता है उसमें 5 नंबर मिल जाता है शीर्षक के लिए। तो मैटर ये नहीं है कि नंबर आपको ज़्यादा मिल रहा है कि कम मिल रहा है, मैटर ये है ना कि यहाँ से एक धारणा परीक्षक की बन जाती है कि ये कैंडिडेट कैसा है। ये गद्यांश के बारे में जो कुछ भी आप लिखेंगे ना, उसके आधार पे आपकी बुद्धि का परिचय होता है। और वो जो एक बार इम्प्रेशन आप जमा देते हैं, अपनी धाक जमा देते हैं ना, वो परीक्षक के ऊपर अंत तक प्रभाव वही बना रहता है। और वही मानसिकता, वही विचार लेके वो दिमाग में आपकी कॉपी में अंतिम मूल्यांकन करता है, अंतिम नंबर देता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ से सब कुछ आपका निर्धारित होता है, ये समझ लीजिए। चलिए,
तो कुल मिलाकर हमें शीर्षक लिखना है। पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। शिक्षा का अर्थ है जीवन सीखने की कला। जीवन जीने की कला नहीं, जीवन सीखने की कला, मतलब जीना सीखने की कला। जीवन को जीना सीखना है हमें। अब जीते तो सभी लोग हैं, इसमें सीखने वाली कौन सी बात है। जीवन को कायदे से, जीवन के तरीके से जीने की कला, ये शिक्षा हमें सिखाती है। हम जीते हैं समाज में, अतः शिक्षा का मूल स्रोत है समाज। जहाँ से कि हमें शिक्षा प्राप्त होती है, समाज से ही प्राप्त होती है। समाज के लोग ही आपको शिक्षित करते हैं। और इस प्रकार शिक्षा और समाज आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, इनके बीच में घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा और शिक्षण संस्थानों का, यहाँ देख रहे हैं आप, शिक्षा और शिक्षण संस्थानों का समाज में विशेष महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहीं से भावी नागरिक ढल कर निकलते हैं। जो आज के पाठशाला में पढ़ते हुए, स्कूलों में पढ़ते हुए, कॉन्वेंटों में पढ़ते हुए बच्चे हैं, नौनिहाल हैं, वही भविष्य के नागरिक हैं। तो उन्हें हम लोग क्या करते हैं, कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, उन्हें कुम्हार के पास दे देते हैं। मतलब कुम्हार कौन होता है, शिक्षक होता है, गुरु को ही कुम्हार कहा जाता है। अब वो उसे बर्तन की शक्ल, मतलब एक पूर्ण मनुष्य की शक्ल देता है, एक व्यक्तित्व के रूप में गढ़ता है। जैसा व्यक्तित्व गढ़ा जाता है स्कूलों में, पाठशालाओं में, या माता पिता गढ़ते हैं, वही भविष्य में दिखाई देता है साकार स्वरूप में। तो वही चीज़ कही गई कि समाज में महत्वपूर्ण स्थान है और भावी नागरिक ढल कर यहीं से निकलते हैं। आज समाज के मूल स्वरूप को परिष्कृत करने के लिए नैतिक शिक्षा के प्रश्न पर विशेष बल दिया जाता है। शिक्षा में भी एक अंग होता है नैतिक शिक्षा, नीतिगत शिक्षा। नीति क्या है, जीवन जीने की नीति क्या है, सदाचार की नीति क्या कहती है, उसकी जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हम कहते हैं कि वो नैतिक शिक्षा है। तो ये जो शिक्षा है, इस पर बहुत ज़्यादा बल आज के समय में दिया जाने लगा है। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज़ है, ये तो हमारी भारतीय परंपरा का हिस्सा है। लेकिन पहले ये अनुशासन हुआ करता था, ये शिक्षा नहीं, मतलब ये कोई कोर्स या कोई विषय नहीं था कि सदाचार और नैतिक शिक्षा एक अलग से आपको किताब छाप के दे दी गई है, या बच्चों के सिलेबस में एक अलग से पेपर डिज़ाइन कर दिया गया है कि नैतिक शिक्षा का ये पेपर है। या जाने दीजिए बच्चों का जो स्तर है वहाँ तक तो मतलब बहुत शुरुआती स्तर है। जो ऊंचा लेवल है, जैसे आप देखें एथिक्स, तो एथिक्स में क्या सिखाया जाता है, नीतियाँ ही तो सिखाई जाती हैं। सदाचार जो एक शासकीय व्यवहार आपका है, उसमें नीतियों का आप कैसे पालन करेंगे, एक नीति निर्माता के तौर पे या नीति क्रियान्वयनकर्ता के तौर पे आप जो नीतिगत चीज़ें हैं, मतलब मानवतावादी दृष्टिकोण है और साथ में एक प्रशासक की भूमिका है, उसके बीच में सामंजस्य कैसे बनाएंगे, यही तो एथिक्स का पेपर आपको बताता है। तो वहाँ तक, उस लेवल तक ये शामिल कर लिया गया है, उस लेवल तक इसे एक पेपर के तौर पे प्रश्न पत्र की हैसियत दे दी गई। लेकिन पहले जो हमारे गुरुकुल हुआ करते थे, पाठशालाएं हुआ करती थी, वहाँ नैतिक शिक्षा अनुशासन का अंग हुआ करता था। ये पाठशाला का अनुशासन होता था। जो विद्यार्थी इसका पालन नहीं करता था, उसे पाठशाला में रहने का अधिकार नहीं होता था। गुरु इसी शर्त पे दाखिला लेते थे कि आप जो नीतिगत शिक्षाएं हैं, नीतिगत अनुशासन है, उसका पालन करेंगे। ये पहली शर्त होती थी। तो कुल मिलाकर ये नैतिक शिक्षा पर अभी विशेष बल दिया जाने लगा है, क्योंकि मानवता का भ्रंश हो रहा है लगातार, समाज पतन की ओर जा रहा है, ये सभी जानते हैं। यह आवश्यकता अनुभव की गई है कि हमारी मानवता को, वही चीज़ अभी जो कहा गया वही चीज़ है, हमारी जो मान्यताएं हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, जो पहले की मान्यताएं हैं, उनका स्खलन हो रहा है, वो अपने स्थान से पतित हो रही हैं, नीचे गिर रही। सामाजिक जीवन में जो अनैतिकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उसका मूल कारण है नैतिक शिक्षा का अभाव। हम सिर्फ स्वार्थपरक शिक्षा ही तो ग्रहण कर रहे हैं, वो शिक्षा जो कि हमें पैसे कमा कर दे सके। हम लोग कहते भी हैं, मतलब आज के समय का हर युवा और हर नागरिक ही यही कहेगा कि ऐसी डिग्री का क्या फ़ायदा जो कि आपको नौकरी न दे सके, आपको पैसा न दे सके। डिग्री बटोर कर आप अलमारी में सजा लीजिए, वो पैसा, उससे पेट तो भरेगा नहीं, यही कहा जाता है ना। पहले के समय में पढ़ाई का महत्व होता था कि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है कि जीविकोपार्जन एक बड़ी मतलब बड़ा यक्ष प्रश्न होता है, बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, और पेट नहीं भरेगा तो बाकी चीज़ें संभव नहीं हो पाएंगी। लेकिन अपने स्वार्थ को इतना प्रबल बना लेना कि आप सारी नैतिकता को ताक पर धर दें, तो वही आजकल हो रहा है। पेट भरने तक ही नहीं, अपने लालच की संपूर्ति के लिए मनुष्य किसी भी हद तक जा सकता है। तो इस तरह के बदलते हुए समाज में, इस तरह के पतित होते हुए समाज में नैतिक शिक्षा का एक तरह से अमूल्य स्थान है, सर्वोच्च स्थान आप कह सकते हैं। अब आगे वही कहा गया कि आज हमने भौतिक उन्नति को एकमात्र उद्देश्य बना लिया है और हम भौतिकवादी से अति भौतिकवादी होते जा रहे हैं। यही कारण है कि विफलताएं हमारे मार्ग को अवरुद्ध कर रही हैं। ये रास्ता पतन की ओर ले जाता है, मनुष्य जानता भी है, ये भी बात है। जिस रास्ते पर वो चल रहा है वो विनाश का रास्ता है। विकास भले ही आज दिखाई दे रहा है कि हम उन्नति करते जा रहे हैं, अपनी प्रकृति को, अपने आसपास के लोगों को त्रस्त करके, पस्त करके हम उनके ऊपर रौंदते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनके ऊपर पैर रखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत समय तक उन्नति कर पाएंगे। ढलान होगी, और जब ढलान होगी तो फिर वो पैर एक बार फिसलेगा ना तो रुकेगा नहीं। तो मनुष्य इस बात को जानता है, तभी तो ये लिखा गया है। लिखने वाला भी तो एक मनुष्य ही है।
तो कहा गया कि यही कारण है कि विफलताएं हमारे मार्ग को अवरुद्ध करती जा रही हैं। अपेक्षित है कि नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाए, मतलब यही एक रास्ता है, मनुष्य को सदाचार और नीतिगत अवधारणाओं को सिखाना होगा जो वो भूल गया। तो नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाए, अन्यथा समाज में अपराध प्रवृत्ति निरंतर बढ़ती जाएगी। यदि हम जीवन में सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं तो भौतिक प्रगति के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति को भी जागरूक बनाए रखना आवश्यक है। भौतिकता भी ज़रूरी है। भौतिकता से ही हमें जीवन प्राप्त होता है। ये पूरा शरीर भौतिक ही तो है, भूतों से बना हुआ है, मतलब जो भौतिक चीज़ें हैं, अजैविक घटक, भूत का मतलब यहाँ पर अजैविक घटकों से तो शरीर बना हुआ है। तो हम उनसे भाग कर कहाँ जाएंगे? भौतिकता से हम भाग नहीं सकते, वो जीवन का आधार है। लेकिन सिर्फ जिंदगी जीना, मतलब जितने समय तक हमें जीवन मिला हुआ है उतने समय तक जीवित रहना और पेट भरते रहना, ये तो पशु धर्म है, ये तो एक पशु भी करता है। तो फिर हम इंसान किस बात के? तो एक मानवीय दृष्टिकोण के लिए बहुत आवश्यक है कि हम अध्यात्म से जुड़े। वो मानसिक भूख को मिटाता है। शारीरिक भूख आपकी भौतिकता मिटाएगी, लेकिन आध्यात्मिकता आपके मन को संतुष्ट रखेगी, भटकने नहीं देगी। तो इसीलिए आवश्यक है कि आध्यात्मिक प्रगति भी साथ में बनी रहे। अब चूंकि हमने बात यहाँ आरंभ की थी स्कूली जीवन से, विद्यार्थी जीवन से, पाठशालाओं से, तो यहाँ वही आगे कहा जा रहा है कि आज विद्यार्थियों में व्याप्त अनुशासनहीनता, निराशा और हतोत्साह के मुख्य कारण जो है ये मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासन के अभाव की वजह से, मतलब जितने भी अवगुण विद्यार्थियों में देखे जा रहे हैं, युवा पीढ़ी में ये कहना सही रहेगा, देखे जा रहे हैं। निराशा और अवसाद उसका परिणाम होता है। मतलब पहले दुर्गुण मनुष्य के शरीर में आते हैं, बुराइयां उसे चारों ओर से घेरती हैं, उसके बुराइयों के लपेटे में जो बुराइयों का कीचड़ है उसमें वो फिसलता जाता है, और पैर उसका जब बहुत ज़्यादा दूर तक फिसल जाता है, एकदम खाई की ओर चला जाता है, पतन की खाई की ओर, तब जाकर उसे होश आता है। तो उसके पास सिवाय पछताने के कुछ बचता नहीं। तो वही उसे अवसाद और कुंठा घेर लेती है। तो ये सब किस वजह से हो रहा है? क्योंकि हमारे पास आध्यात्मिकता रही ही नहीं। अध्यात्म की आज हम लोग बहुत लंबी चौड़ी बातें करते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे आप वीडियोस देखते हैं, या बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु जो तथाकथित हैं वो पैदा हो गए, लेकिन असल में आध्यात्मिकता कितनी विकसित हो पाई है? लगातार नष्ट हो रही है। लोगों के दिमाग से अध्यात्म की जो मूल धारणा है वो समाप्त होती जा रही है, भौतिकता हावी होती जा रही है, और उसी का परिणाम है इतना गहन अवसाद। तो इसीलिए कहा गया, इन सब से बचने का समाधान बताया गया कि विद्यार्थियों में प्रारंभ से ही चरित्र निर्माण और देशभक्ति की भावना जागृत करनी, और उसमें दृढ़ संस्कारों का निर्माण, मतलब विद्यार्थियों में दृढ़ संस्कारों का निर्माण करना है। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि उन्हें नैतिक शिक्षा दी जाए। नैतिक शिक्षा के बिना स्वस्थ समाज की कल्पना करना असंभव है। विकसित समाज हो जाएगा, बहुत सारा विकास का संसाधन जो आजकल विकास का प्रतिमान है वो सब इकट्ठा कर लेगा, लेकिन सही में एक स्वस्थ मानसिकता वाला समाज तब तक नहीं बन पाएगा जब तक कि हम नैतिकता के पथ पर अग्रसर नहीं होते हैं। तो यही है हमारा गद्यांश। इसे समझाकर थोड़ा सा बढ़ाकर बताया गया। फिलहाल इसमें हमें पहले क्या करना है? शीर्षक बताना है। तो आपके दृष्टिकोण से शीर्षक इसका क्या हो सकता है? इसका शीर्षक हो सकता है नैतिक शिक्षा का महत्व, सबसे बढ़िया शीर्षक है। बाकी अगर आपको कोई और उपयुक्त शीर्षक समझ में आ रहा है तो आप चुन सकते हैं, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति जो शीर्षक चुने या कोई मानक शीर्षक आपको कोई पब्लिकेशन थमा दे तो वही मान्य हो जाएगा। यहाँ संपूर्ण आपकी मौलिकता पे सब कुछ टिका होता है। जैसे नैतिकता का महत्व बताया गया है ना, वैसे ही मौलिक यहाँ सब कुछ है। तो आप अपने विचार से, अपने दृष्टिकोण से कोई उपयुक्त शीर्षक लिख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि शीर्षक बिल्कुल यहाँ पूरे गद्यांश की एक चाबी जैसा होता है, कुंजी जैसा होता है। तो जैसे एक चाबी एक बड़े से मोटे से ताले और एक बड़े लोहे के दरवाजे को खोलने में सक्षम होती है, तो वैसे ही शीर्षक जो है वो पूरे गद्यांश को डिकोड करने में सक्षम होता है। उसकी एक एक पोल पट्टी खोल के लोगों को बताने में सक्षम होता है। मतलब शीर्षक पढ़ने के बाद आइडिया लग जाएगा कि इस गद्यांश में है क्या। ठीक है, तो वो चीज़ आपको यहाँ शीर्षक में दिखानी पड़ेगी। मतलब शीर्षक आप इतनी लापरवाही से नहीं चुन सकते हैं, केंद्र आपको तलाशना है, वो सेंट्रल आइडिया, वो केंद्रीय विचार, वो केंद्रीय बिंदु खोजना होगा जो कि लेखक इस गद्यांश को लिखने से पहले अपने दिमाग में रखकर चल रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि शुरुआत की 3 पंक्ति पढ़ लीजिए और अंतिम की 2 पंक्ति पढ़ लीजिए, आपको शीर्षक मिल जाएगा। हो सकता है कि कुछ मामलों में मिल जाए, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, गद्यांश का जो शीर्षक है वो उसके अंदर कहीं छिपा हुआ होता है। मतलब वो ऊपर नीचे नहीं, उसकी मूल भावना में छिपा होता है। वो जो भाव है वो आपको पकड़ना होता है। तो शीर्षक इसका नैतिक शिक्षा का महत्व चुन लिया। 3 नंबर में से आपको 2.5 मिल जाएगा, 2-2.5 नंबर के आसपास। इसके बाद सारांश करना है। आमतौर पे समीक्षा अधिकारी का जो मेंस होता है ना, मतलब ये कन्वेंशनल वाला पेपर, इसमें आपको शीर्षक ही लिखने के लिए कहा जाता है। मतलब पहले प्रश्न के तौर पे, पहले खंड के तौर पे कहा जाता है कि शीर्षक लिखिए, और उसके बाद दूसरा इसमें फिक्स होता है सारांश प्रस्तुत करिए।
लेकिन अगर आप अवबोधन कर रहे हैं, गद्यांश अवबोधन कर रहे हैं, तो आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है, क्योंकि गद्यांश अवबोधन में सिर्फ सारांश ही नहीं आता है, संक्षेपण और बाकी भावार्थ जैसी चीज़ें भी होती हैं। तो ऐसी परिस्थिति के लिए भी आपको तैयार रहना है। हालांकि सिलेबस के हिसाब से ही आयोग चलता है, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ आपको करना है सारांश। तो फर्क आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि संक्षेपण वाले ही पैटर्न पे आप सारांश कर दें, क्योंकि दोनों संक्षिप्त होते हैं। तो दोनों संक्षिप्त हैं, दोनों के आकार में काफ़ी हद तक समानता है, तो इसका मतलब नहीं है कि दोनों की प्रवृत्ति भी समान होती। सारांश बिल्कुल एक छोटी सी स्क्रिप्ट की तरह से होता है, या छोटा एक निष्कर्ष होता है। मतलब ये हुआ कि इतना बड़ा गद्यांश आपने पढ़ा, अब कोई व्यक्ति कहे कि इस गद्यांश में था क्या, मुझे बताओ, तो क्या आप जैसे रीडिंग लगाते हैं किताब की, वैसे ही पढ़ के उसे सुनाने लगेंगे कि ये है गद्यांश, इसको सुन लीजिए? हो सकता है सामने वाले के पास उतना समय ना हो, या आप ही के पास समय का अभाव हो, तो आप क्या करेंगे? तो जो आपने इस गद्यांश को पढ़कर समझा है, इसका मूल मंतव्य, इसका जो मूल मतलब है, मकसद है, उसको समझा है, वही मकसद उसको बता दीजिए। उसे भी समझ में आ जाएगा, आपका समय भी बच जाएगा। ठीक ऐसे ही आप कहीं फिल्म देखने गए, अब वो फिल्म जो है वो नई रिलीज़ हुई है, और आपका कोई दोस्त है, कोई परिवार वाला है, वो जा नहीं पाया किसी कारणवश, घर में बैठ के इंतजार कर रहा है, जब आप लौटे तो पूछता है कि बताओ फिल्म की कहानी क्या थी। तो आप पूरी 3 घंटे की मूवी एक्सप्लेन करने की बजाय 10 मिनट में उसको समझा देते हैं कि ये हीरो, ये हीरोइन, ये इसकी कास्ट थी, और बाकी ऐसे इसका ओपनिंग होती है, ऐसे क्लाइमेक्स होता है, ये इंटरवल के समय का सीन था। मतलब कुल मिलाकर मूवी में था क्या, ये बता देते हैं। तो वही तरीका सारांश में भी होता है। यहाँ लंबा चौड़ा गद्यांश एक बड़ी सी 3 घंटे 3.5 घंटे की फिल्म है, और उसे आप जब सारांश के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो वो उसी की छोटी सी स्टोरी है, या उसका रिव्यू है। ठीक है, तो ये आपको सारांश में करना है। आप लिख सकते हैं कि नैतिक शिक्षा आज के समय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वस्तु बन चुकी है। शिक्षा जो आज का मनुष्य, आज के विद्यार्थी प्राप्त कर रहे हैं, वो स्वार्थपरक शिक्षा है, जो कि पतन की ओर अग्रसर करेगी। नैतिक शिक्षा ही हमें उबार सकती है। और साथ साथ नैतिक शिक्षा, नैतिक आचरण के साथ हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भौतिकता के बहाव में बहते बहते हम आध्यात्मिक जीवन को कतई नज़रअंदाज न करें। ये सिर्फ आपको लिखने के लिए आइडिया दिया जा रहा है, इसे आप अपने शब्दों में लिखिएगा। इस तरीके से कुल मिलाकर इसमें 2-3 चीज़ों को याद रखेंगे तो आपका सारांश बेहतर होगा। इसमें पहली चीज़ नैतिक शिक्षा, दूसरा आध्यात्मिक जीवन, इन दोनों को आपको महत्व देना है। भौतिकता को एकदम नकारना नहीं है, लेकिन ये बताना है कि भौतिकता से भी कहीं ज़्यादा आवश्यक है आध्यात्मिक, मतलब आध्यात्मिकता। वो मानसिक पोषण देती है। भौतिकता आपके पेट को भर सकती है, आपको धन वैभव से लाद सकती है, लेकिन आध्यात्मिकता आपको मानसिक संतुष्टि देगी, जो कि सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। आज के समय में पैसा बहुत लोगों के पास, पहले की तुलना में लोग संपन्न हुए हैं, भले ही महंगाई बढ़ गई है, जीवन स्तर लोगों का बेहतर हुआ है पहले से, लेकिन मानसिक शांति कतई खत्म हो गई है। और आगे आप देखेंगे ना कि मानसिक शांति और संतोष और बुरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कीमती क्या है? मन की शांति, और मन की शांति आपको अध्यात्म दे सकता है। अध्यात्म कहाँ से आएगा? तो नीतिगत विचारों से आएगा। इन सबको कनेक्ट करके आप सारांश लिख सकते हैं। इसके बाद अगला आपसे प्रश्न पूछा गया, शीर्षक हमने किया, सारांश किया, सारांश 6 नंबर का था। अच्छा, अब इसके बाद गद्य अवतरण की रेखांकित अंशों वाली व्याख्या आपको करनी है। 3 यहाँ रेखांकित पंक्तियां हैं और यहाँ 12 अंक हैं, इसका मतलब है कि 4-4 अंक की प्रत्येक व्याख्या है। तो व्याख्या का हमेशा ये ध्यान दीजिएगा, जैसे सारांश बहुत छोटा होता है, 2 या 3 पंक्ति में आपको पूरे बड़े से गद्यांश को समेटना होता है, वैसे ही व्याख्या बड़ी होती है। अब पहला प्रश्न यही बनता है कि कितनी बड़ी लिखी जाए। वहाँ ऐसा तो है नहीं कि आपको बहुत सारी कॉपियाँ मिलती, एक कॉपी मिलेगी, उसी में सब एडजस्ट करना होगा, जगह सीमित होती है। तो जितनी आपके पास जगह हो और जितना समय हो, उसी के हिसाब से आप बांट लीजिए कि व्याख्या को आप कितना फैला सकते हैं। थोड़ा अक्षरों का आकार रिड्यूस कर दीजिए, जितना बड़ा आप लिखते हैं, फॉन्ट साइज़ आपका है, उससे थोड़ा घटा दीजिए, तो होगा क्या कि ज़्यादा चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी। जैसे वो होता है ना, पहले के समय में हम लोग अपने स्कूल में कॉपियाँ भरने लगती थी, जो अंतिम पेज होता था वहाँ खूब छोटा छोटा लिखते थे, ताकि वहीं पर अट जाए, कॉपी ख़त्म ना हो। ठीक है, तो वही यहाँ पे आप रवैया अपना सकते हैं। हालांकि इस चक्कर में ऐसा नहीं लिख देना है कि वो फिर पढ़ने लायक ना रहे, इतना छोटा आप लिख दें, इतना कंजेस्टेड लिख दें कि परीक्षक वहाँ उलझन में पड़ जाए, ये काम नहीं करना है। हल्का सा एडजस्ट करके आप अपने लिखने की, जो लिखे हैं उसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। व्याख्या में थोड़ा विस्तार रहता है तो ही ये खुलकर सामने आती है, नंबर अच्छे मिलते हैं। ठीक, तो पहली पंक्ति है यहाँ, शिक्षा का अर्थ है जीवन सीखने की कला। हम जीते हैं समाज में, अतः शिक्षा का मूल स्रोत है समाज। तो आप लिखेंगे कि व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है सबसे पहले समाज से ही, और समाज में सबसे पहला परिचय मनुष्य का होता है उसके माता पिता से। तो शिक्षा सबसे पहले कहाँ से मिलती है? माँ से और पिता से। उसके बाद जब पाठशाला में दाखिल होता है तो वहाँ गुरु होते हैं, वो उसे पढ़ाते लिखाते हैं। तो कुल मिलाकर समाज ही हमें शिक्षित करता है।
समाज ही हमें दिशा देता है, समाज ही हमें गढ़ता है, ये कहना सही रहेगा। अब शिक्षा जो हमें प्राप्त होती है समाज से, उसका मूल उद्देश्य होता है कि हम जीना सीखें, जीवन जीने की कला सीखें। जो विषय हम पढ़ते हैं अपने स्कूलों में, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये शिक्षा होती है कि जीवन कैसे जिया जाए, एक बेहतर इंसान कैसे बना जाए। जो विषयवार शिक्षा हम प्राप्त करते हैं कि हिस्ट्री भी पढ़ ली, ज्योग्राफी भी पढ़ ली, साइंस भी पढ़ लिया, मैथमेटिक्स भी पढ़ लिया, आगे हम साइंस स्ट्रीम से पढ़ेंगे, आगे हम बीटेक करेंगे या जो भी मतलब प्रोफेशनल कोर्स या जो कुछ भी करना है, तो वो रोजगार परक शिक्षाएं हैं। मतलब उसका उद्देश्य भी होता है कि जीविकोपार्जन का हम साधन जुटाएं। तो ये जीवन जीना सीखने की कला है। शिक्षा जो है वो और कुछ नहीं है। हम जिंदगी जिए कैसे, इतनी लंबी जिंदगी है, उसको कैसे काटें, किसके भरोसे काटें, किस आधार पे काटें, हमें पैसा, हमें अर्थ कहाँ से प्राप्त होगा, तो उन सब का आधार है शिक्षा, और उसे देने वाला समाज है। तो हम समाज से कट कर शिक्षित नहीं हो सकते, लेकिन समाज में रहकर हम अपने योग्य शिक्षा कैसे प्राप्त करें, ये यक्ष प्रश्न है। ऐसे करके आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगली पंक्ति है, सामाजिक जीवन में जो अनैतिकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उसका मूल कारण नैतिक शिक्षा का अभाव है। तो ये तो सीधी बात है, इसकी व्याख्या आप बहुत आराम से कर सकते हैं। आप लिखिए कि नैतिक शिक्षा पहले के समय में, पहले की पाठशाला और पहले की हमारी जो प्राच्य शिक्षा पद्धति थी, मतलब पुरानी गुरुकुलों वाली, उसमें अनुशासन का आधार हुआ करती थी। मतलब प्रवेश पाठशालाओं में इसी आधार पर मिलता ही था कि आपके अंदर नीतिगत अनुशासन हो, आप नैतिक प्रवृत्ति के हैं, तभी जाकर आप विद्यार्थी की हैसियत से किसी गुरु के पाठशाला में, उसके गुरुकुल में प्रवेश पा सकते हैं। आज के समय में, समय जैसे जैसे आगे बढ़ा है, आधुनिकीकरण होता गया है, ग्लोबलाइजेशन फैलता गया है चारों ओर, तो हमने नीतिगत अवधारणाओं को कहीं ताक पर रख दिया है, एक तरफ रख दिया है, और हम सिर्फ अंधाधुन लाभ कमाने के फेर में पड़े हुए हैं। उसी शिक्षा और उसी बात को हम मानते हैं जिससे कि हमें फायदा हो। तो अब ये भी एक यहाँ प्रश्न बनेगा कि भाई नीतिगत शिक्षा जो है, नैतिक शिक्षा, उससे भी तो बहुत फायदा होता है। वो फायदा तात्कालिक दिखता नहीं है ना। मतलब भाई ये बात है कि आपको सिखाया गया कि सदा सत्य बोलो, बड़ों का आदर करो। अब ये सब क्या है? ये नैतिक शिक्षा है। स्वच्छ रहो, मतलब स्वच्छता का पालन करो। परिश्रम करो, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। ये सब जितनी आप यहाँ पंक्तियाँ सुन रहे हैं, ये सब जो नैतिक शिक्षा होती है, उसमें छोटे पर बच्चों को सिखाया जाता है। तो इसका प्रैक्टिकल करके कोई तत्काल थोड़ा नहीं देखता है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको उसके बदले में अच्छा समाज में स्टेटस प्राप्त होगा, आप बढ़िया नौकरी प्राप्त करेंगे। पता लगा आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया, उसके बाद आपका प्लेसमेंट हो गया, आप बढ़िया एकदम पैकेज वाली नौकरी पा गए, अब तत्काल में आपको पैसा आपके अकाउंट में आने लगा, तो तात्कालिक फायदा आपको दिखाई देता है कि वो शिक्षा हमें उतना फायदा दे रही है, और आप उसी के पीछे भाग जाते हैं। नैतिक शिक्षा जो हमें हमारे व्यक्तित्व को गढ़ती है, उसका फायदा दीर्घकालिक होता है। सही बात तो ये है ना कि नैतिक शिक्षा में जितनी बातें कही जाती हैं, सदा सत्य बोलो, शिष्टाचार का पालन करो, बड़ों का आदर करो, ये सारी चीज़ों को अगर आप तात्कालिक तौर पे अपने जीवन में अपना लेंगे तो आप दुखी हो जाएंगे। एकदम नीति के रास्ते पर चलने वाला मनुष्य तात्कालिक तौर पे, मतलब तुरंत चाहे कि सुख उसे प्राप्त हो जाए, तो नहीं हो सकता। लेकिन इतिहास में ऐसे ही व्यक्ति जो हैं वो अमर हो जाते हैं, जो नीति के रास्ते पर चलते हैं। ये नैतिक जो पथ है ना, नैतिक शिक्षा का अनुसरण करना, ये इतना सरल नहीं है, कांटों भरा रास्ता है, बल्कि उसकी तुलना में अनैतिकता के रास्ते पर चलकर आप आसानी से सफल हो सकते हैं आज के समय में। और जो पुरनिया लोग हैं उनसे आप बात करेंगे तो कहा जाएगा कि घोर कलयुग है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, जो बुरा कर्म करने वाले हैं वो सुखी हैं। असल बात यह है ना कि सही सच्चाई का रास्ता, जो नीति का रास्ता है, उसको अगर आप पकड़ते हैं तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। प्रकृति भी आपकी परीक्षा लेगी कि आप उसके लायक हैं कि नहीं। सत्य बोलेंगे तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। अगर आप एकदम सदाचारी बन जाएंगे तो जितने दुष्ट लोग हैं वो आपके सदाचार का फायदा उठाएंगे, लेकिन सदाचार की कीमत, उसका जो पुरस्कार है वो आपको भविष्य में मिलेगा। तो इसका फायदा कुल मिलाकर दीर्घकालिक होता है। तो इसीलिए कोई इसको तवज्जो नहीं देता है। अनैतिकता तत्काल फायदा पहुंचाती है, इसीलिए हम उसके पीछे भागते हैं। तो यही सारी बातें अपनी तरफ से, मतलब मौलिक सोच आप डाल सकते हैं। और नैतिक शिक्षा का अभाव हमें पतन की ओर ले जाता है, तो बात सही है। इसके बाद अगली पंक्ति, और एक चीज़ और दोस्तों, इसमें व्याख्या तो अपठित गद्यांश ये दिया है, वहाँ कुछ और नया मिलेगा तो उसकी आप करिएगा, लेकिन इसमें हमें मूल रूप से अप्रोच सीखना है और लिखना कैसे। तो व्याख्या सबकी अलग अलग करिएगा। ये नहीं कि पता लगा 3 पंक्ति है तो तीनों को एक में घुसा के हमने एक कंबाइंड पूरा कंपाइलेशन तैयार कर दिया। जैसे हम लोग पापा वीडियो तैयार करते हैं, वैसे आपने एक पापा एक्सप्लेनेशन तैयार कर दी। ऐसे नहीं करना है, आपको अलग अलग करना है। वहाँ परीक्षक को उलझाना नहीं है, पहेली नहीं बनानी है कि इसमें से कौन वाली पंक्ति की व्याख्या कहाँ पर है। ये अगर उसको ढूंढना पड़ा ना तो वो ढूंढने की जहमत नहीं उठाएगा। वो एक कॉमन नंबर देकर, मतलब औसत, जिसके कि आप हकदार नहीं हैं, औसत से कम नंबर देकर हट जाएगा। इतना वो मेहनत क्यों करे, उसे इसका कोई पारिश्रमिक तो मिल नहीं रहा है।
तो इसीलिए आपको अलग अलग करनी है। जैसे शिक्षा का अर्थ है डैश 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 समाज, या जो भी मतलब शुरुआत का कुछ शब्द लिख दीजिए और अंत का लिख दीजिए, बीच में ऐसे डैश लगा दीजिए, तो इससे पहचान में आ जाएगा कि अच्छा ये वाली पंक्ति है, और उसी के नीचे व्याख्या हेडिंग डाल दीजिए। ये आप जानते हैं कैसे करना होता है, आपने ऐसे अपने स्कूली जीवन में किया है व्याख्या को, तो वही सेपरेट सेपरेट करिएगा, अलग अलग, इसकी अलग, इसकी अलग और इसकी अलग, तब देखिएगा बढ़िया से नंबर आपको मिलेंगे। अब इसके बाद यहाँ गद्यांश अवबोधन को हमने कंप्लीट किया। यहाँ एक ही पैराग्राफ आपको मिलता है, यूपीपीसीएस के मेंस में 2 पैराग्राफ होते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी और समस्या होती है, मतलब 2 बार आपको थोड़ा और गंभीरता से, लेकिन समय भी मिलता है, कोई बात नहीं। अब यहाँ सारणियन आपको करना है। सारणियन का देखिए ऐसा है कि ये एकदम सीधा होता है और 15 नंबर का है, तो इसमें यहाँ आप देख रहे हैं इसका जो प्राप्तांक है, माफ कीजिएगा पूर्णांक है 15, वो दे रखा है। तो इसमें अगर आप सही तरीके से करते हैं, कोई काट पीट नहीं करते हैं, साफ सुथरा एक टेबल बनाते हैं और उसमें सारी चीज़ों को भर देते हैं, तो नंबर आपको पूरे के पूरे ही मिल जाते हैं। थोड़ा बहुत काट के लगभग पूरे ही नंबर मिल जाते हैं। यहाँ कटने की गुंजाइश उतनी नहीं होती है, मतलब काटेंगे किस बात पर, यहाँ कुछ अपनी तरफ से तो लिखना नहीं है। तो टेबुलर फॉर्म में सीधा है भाई, आप जो टेबल है उसको बना लीजिए, प्रेषक कौन है, प्रेषिती कौन है, स्थान दिनांक हो गया आपका, और मूल रूप से होती है विषय वास्तु। विषय वास्तु में जो ये पत्र का मैटर है ना, यहाँ पर ये, इसको आपको लिखना होता है, लेकिन इतना लंबा आप थोड़े नहीं लिखेंगे, इसको आप थोड़ा कम शब्दों में, अपने सरल शब्दों में ढाल दीजिए, और कुल मिलाकर ये पता लगना चाहिए कि पत्र में था क्या, मतलब पत्र को किस टॉपिक को आधार बना के लिखा गया था। अब उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इतना उतार देंगे, इतना उतारने से अधूरा रह जाएगा। ये जो मेन इसकी बॉडी है ना, पत्र की मेन बॉडी, यहाँ से आप विषय वास्तु निकालिए, थोड़ा इसको पढ़कर थोड़ा समेटने का प्रयास करिए, जैसे सारांश में आपने किया था, इसका निचोड़ निकालिए कि ये कहना क्या चाह रहा है, और जो कहना चाह रहा है उसी को विषय वास्तु में उतार दीजिए। आपका टेबुलर फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। नीचे वही पृष्ठांकन है, पृष्ठांकन में पत्रांक पड़ा हुआ है, यहाँ दिनांक है आपका, पत्रांक वही ऊपर वाला है, कुछ नया नहीं है, और प्रतिलिपि जिसको जिसको भेजनी है उसका दिया हुआ है। तो ये टेबुलर फॉर्म था। अब इसके बाद आपका पत्र है, तो पत्र में अर्धशासकीय पत्र क्या होता है, उसका लिखित प्रारूप। तो अर्धशासकीय पत्र जो है वो नितांत ही अनौपचारिक शैली के होते हैं। पत्र व्यवहार का ही एक प्रचलित माध्यम है, लेकिन इनकी जो प्रवृत्ति है वो गोपनीय होती है। ये जगजाहिर करके नहीं भेजे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि चोरी चोरी भेजे जाते हैं। ये कोई प्रेम पत्र नहीं है, ये भी प्रशासकीय पत्र ही है, मतलब प्रशासनिक जो पत्रावली है, पत्र व्यवहार के तमाम फॉर्मेट आप देखते हैं उसमें डेमी ऑफिशियल लेटर भी है, लेकिन ये 2 व्यक्तियों के बीच का वार्तालाप होता है, इसलिए इसमें जगजाहिर, जैसे पूरे कार्यालय स्तर पर इसे सार्वजनिक करने की जब तक आवश्यकता ना हो तब तक सार्वजनिक करने की कोई मंशा नहीं होती। मतलब एक ने भेजा, दूसरे ने पढ़ के अपनी जेब में रख लिया, ऐसा होता है। तो इसमें मित्रवत शैली का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ कोई आदेश, कोई ऐसे निवेदन जैसा नहीं किया जाता है। निवेदन होता है लेकिन उसमें एक आदर या आत्मीयता का भाव होता है, और संबोधन में भी हम किसी तरह की औपचारिकता का पालन नहीं करते हैं। हम प्रिय और श्री जैसे जो संबोधन है, जैसे हम मित्र किसी समकक्ष मित्र को भेज रहे हैं, उस तरीके से वहाँ लिखते हैं। और सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि अर्धशासकीय पत्र यानी डेमी ऑफिशियल लेटर में विषय लिखा जाए कि ना लिखा जाए। तो विषय मत लिखिएगा। हालांकि इंटरनेट पे कुछ पत्र आपको ऐसे भी दिखेंगे कि उसमें विषय होता है, मतलब अर्धशासकीय पत्र है तो क्या हुआ, उसमें विषय लिखा होता है। लेकिन अर्धशासकीय पत्र की जो एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, मूल स्वभाव होता है, वो अनौपचारिक होता है, अनऑफिशियल होता है, और इसमें अगर आप विषय नहीं लिखेंगे तो बेहतर होगा। ठीक, ज़्यादातर मामलों में विषय नहीं लिखा जाता है, तो आप भी मत लिखिएगा। कुछ पब्लिकेशन, कुछ किताबें जो हैं वो विषय छाप देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पत्र की जो मूल अवधारणा है उसको समझिए, ये आत्मीयता के भाव के साथ लिखे जाते हैं। और आप जब अपने मित्र को, कल्पना करिए किसी मित्र को या अपने किसी परिवारजन को पत्र लिख रहे हैं, तो क्या उसमें पहले विषय लिखकर सूचित करते हैं कि पिताजी इस विषय पर मैं आपको पत्र लिख रहा हूँ, या बड़े भाई साहब मैं इस विषय पर आपको पत्र लिख रहा हूँ? अरे सीधे आप जो स्वाभाविक अभिवादन है, कुशल क्षेम है, उसके बाद सीधा सीधा आप अपनी बात को कह देते हैं, विषय थोड़े न लिखते हैं। विषय तो आप प्रिंसिपल को बताते हैं ना कि मुझे बुखार के एवज में छुट्टी चाहिए, इस विषय के संदर्भ में पत्र लिख रहे हैं। तो ये अर्धशासकीय पत्र जो है ये विषय से विहीन होता है। ठीक है, और बाकी इसका जो फॉर्मेट है आप जानते ही हैं। प्रेषक जो है उनका अपना यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पर उनका अता पता हो गया, उसके बाद प्रिय श्री या महोदय इस तरह से आप संबोधित कर दीजिए। नीचे सादर, फिर भवनिष्ठ, और यहाँ पर नीचे प्रेषिति होता है, बाईं तरफ एकदम नीचे प्रेषिति का जो पता आता है, मतलब उसका पद नाम, नाम इत्यादि है, उसका उल्लेख किया जाता है। इसके बाद आपका कार्यालय आदेश है। तो कार्यालय आदेश कार्यालयी स्तर पर जारी किया जाता है। आदेश और कार्यालय आदेश ये 2 चीज़ें होती हैं, दोनों का जो भाव है ना वो आदेशात्मक होता है, मतलब ऑर्डर देना ही दोनों का मेन पर्पज होता है।
लेकिन कार्यालय आदेश एक कार्यालय तक सीमित होता है और आदेश की जो परिधि है ना वो एक कार्यालय से बाहर भी हो सकती है। कार्यालय आदेश चूंकि नाम ही है, कार्यालय इसके साथ शब्द जुड़ा हुआ है, तो जिस कार्यालय के द्वारा इसको जारी किया गया है एक सक्षम अधिकारी के द्वारा, सचिव स्तर के या जो भी उसका बड़ा अधिकारी है, तो उस कार्यालय तक ही उसकी सीमा रेखा होती है, उसके बाहर वो काम नहीं करता है। ठीक, तो इसका एक एग्जाम्पल आप पेश करेंगे। अच्छा, परिभाषा के साथ साथ आप थोड़ा सा 2-4 विशेषता भी लिख देंगे तो इसमें थोड़ा प्लस पॉइंट जुड़ जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं नंबर अच्छे खासे हैं, 8-8 नंबर का एक प्रश्न है, तो 8 नंबर आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे। मतलब अर्धशासकीय पत्र की आपने परिभाषा लिखी, उसके बाद कुछ विशेषता लिखी और तब जाकर उसका लिखित प्रारूप पेश करेंगे तो 4 चांद लग जाएगा, मतलब अच्छा प्रभाव पड़ेगा। विज्ञप्ति की भी परिभाषा आप लिख सकते हैं, उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये सब परिभाषा से जुड़े हुए प्रश्न थे। इसके बाद अंग्रेजी से हिंदी और अंग्रेजी से हिंदी से अंग्रेजी वाला जो मैटर है वो आता है, मतलब शब्दों का आपको ट्रांसलेशन करना होता है। तो यहाँ कुछ शब्द आपको दे दिए जाएंगे, जैसे अभी दिए गए हैं वैसे ही आयोग कुछ नए शब्द देगा। अब इनका आपको हिंदी रूप लिखना है, तो शब्द को आप लिखें ना लिखें, यहाँ क्रमांक आप सही डाल सकते हैं। चौथे का क और क का पहला, और उसके बाद यहाँ आप प्रोविज़ो जो है इसका आप हिंदी जो रूपांतरण है उसको लिख दीजिएगा, वैसे ही कैडर का लिख दीजिएगा। मतलब जितने भी यहाँ शब्द हैं उनकी स्पेलिंग लिखने की आवश्यकता नहीं है, उनका जो अर्थ है उसको लिखिए। ठीक वैसे ही यहाँ जो ख वाला पार्ट है उसमें हिंदी के शब्द लिखें, जैसे उल्लंघन है, तो अब इसकी जो इंग्लिश होती है, अंग्रेजी होती है, उसको आप बिना इस शब्द को लिखे सिर्फ क्रमांक डालकर लिख सकते हैं। तो ये सीधा होता है, इसमें पूरे पूरे नंबर आपको मिलते हैं। इसमें नंबर कहाँ कटेगा, अगर आप सही लिख रहे हैं तो पूरा नंबर मिलेगा। उसके बाद नंबर आता है मुहावरा लोकोक्ति का, जो कि 10 अंक का है और इसमें कुल मिलाकर 5 है, मतलब 2-2 अंक के प्रत्येक मुहावरे लोकोक्ति है। तो मुहावरा भी या लोकोक्ति जो दी है वो उतारनी नहीं है, पेपर में जो दिया है वो नहीं उतारना है, सिर्फ उसका क्रमांक सही डालिए। तो चौथे के ग का पहला ऐसे आप नंबर डालेंगे, 4 का ग और ग का ये पहला है। पहले के बाद मुहावरा को मत लिखिए, ये टाट बाहर करना मुहावरा है। अब इसको ना लिखकर इसका अर्थ लिखिएगा तो बिरादरी से बाहर निकाल देना, इसका यही अर्थ होता है। ठीक है, तो अर्थ है बिरादरी से बाहर निकाल देना। अब इसके बाद नीचे लिख दीजिए कि जरा सी गलती होने पर रामू का बिरादरी से माफ़ कीजिएगा, रामू का टाट बाहर कर दिया गया, मतलब रामू को बिरादरी से बाहर निकाल दिया गया। ऐसे ही और अच्छे वाक्य आप बना सकते हैं, मतलब ये गढ़ा जा सकता है। और जहाँ पर वो लोकोक्ति या मुहावरा इस्तेमाल हो रहा है उसके नीचे रेखांकन ऐसे कर दीजिएगा, इससे पहचानने में सुविधा होगी, मतलब परीक्षक सहज ही उधर देख पाएगा। ऐसे ही तालू में दांत जमना यानी बुरे दिन आना, तो इसमें भी आप अर्थ लिखिए फिर वाक्य में प्रयोग कर दीजिए। लोकोक्ति या मुहावरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। सब्ज बाग दिखाना यानी झूठी दिलासा देना, झूठा वादा करना। और उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, मतलब इज्जत उतर जाने के बाद डर कैसा। और कह हंसा मोती चुंगे कह भूखा मर जाए, मतलब जो प्रतिष्ठित लोग हैं, संभ्रांत लोग हैं, वो अपने स्वाभिमान के साथ, अपने जो जीवन स्तर है उसके साथ समझौता नहीं करते, भले ही कीमत चाहे कुछ भी हो। मतलब हंस है, उसका जो जीवन स्तर है वो मोती ही चूमता है, मोती नहीं मिलेगा तो वो कुछ नहीं खाएगा भले ही मरना पड़े। तो इस तरीके से है, मतलब अर्थ आपको लिखना है, वाक्य में प्रयोग करना है। और वाक्य के प्रयोग के समय भी ये ध्यान दीजिएगा कि किसी का नाम इत्यादि लिखने से भरसक बचिएगा। इसमें वह यह जैसे जो सर्वनाम शब्द हैं उनका प्रयोग करेंगे तो बेहतर रहेगा। हालांकि नाम लिखना इतना वर्जित भी नहीं है, इसमें लिखा जा सकता है, लेकिन भरसक बचना चाहिए। इसके बाद आता है कंप्यूटर वाला प्रश्न, और कंप्यूटर वाला प्रश्न पूरा 10 नंबर का है। इसमें भी छोटा छोटा ही लिखना होता है, 2-2 अंक के प्रत्येक प्रश्न है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या तात्पर्य है, वर्तमान परिदृश्य, और इसमें बहुत ज़्यादा लंबी बातें नहीं करनी है, टू द पॉइंट लिखना है। इसमें बहुत लंबा लिखकर, बहुत लंबी राम कथा लिखकर कोई खास फायदा नहीं होने वाला है, जगह भी वहाँ उतनी होती नहीं है, थोड़ा थोड़ा स्पेस आपको मिलता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी परिभाषा लिख दीजिए, और इसमें नंबर कटते नहीं है अगर आप सही परिभाषा लिखते हैं। हाँ, अगर कहीं डायग्राम बनाने की गुंजाइश बन रही है, जैसे मान लीजिए लॉजिक गेट वगैरह दिया हुआ है, तो उसमें आप डायग्राम बना सकते हैं, जैसे नॉट गेट है या एंड गेट है, और गेट है, नैंड गेट है, या जो भी है, मतलब इस तरह की और भी सर्किट डायग्राम जैसे चीज़ें जो बनानी होती हैं। तो उसके लिए अगर जगह वहाँ पर आपको समझ में आ रही है तो आप बना दीजिए छोटा सा। उससे ये भी पता लग जाएगा कि इस चीज़ के बारे में सिर्फ आपने रटा नहीं है, आपने इसे देखा है, आप जानते हैं इसके बारे में। तो यही है कुल मिलाकर इस पेपर को हल करने का अप्रोच। और भी पुराने जो पिछले प्रश्न पत्र हैं 2017 या पीछे के जो प्रश्न पत्र हैं उनको भी लेकर हम जल्दी ही हाजिर होंगे, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।